सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, मार्वलेस एंड फैंटास्टिक रिस्पांस आप सभी ने दिया मेरी कल की पहली वीडियो पे। और यकीन तो था इस बात का कि आपका रिस्पांस जो है वो पहले की तरह बरकरार रहेगा और आपका जो प्यार है वो पहले की तरह बरकरार रहेगा, बट इस लेवल तक होगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। यकीन मानिए इसी के साथ मेरा भी मोटिवेशन लेवल जो है वो यहाँ से उठ के यहाँ तक आ चुका है और इसी मोटिवेशन लेवल के साथ मैं आप सभी को तैयारी करवाने वाला हूँ आने वाले जेकेपीएसआई एग्जामिनेशन के लिए, पर्टिकुलरली फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग पोर्शन। दोस्तों, कल की पहली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से जेकेएसएसबी ने बाइफर्केट किया है मैथ्स के सिलेबस को, दो हिस्से रखे हैं। एक हिस्सा जो है वो बेसिक मैथ्स का, जो ऑलरेडी जेकेएसएसबी जो है अपने पिछले एग्जामिनेशंस में पूछता था, और एक हिस्सा वहीं पर रखा है एडवांस मैथ्स का। और जो बच्चे की मेन प्रॉब्लम खड़ी उठ रही है वो यही थी कि एडवांस मैथ्स के साथ सर हम डील कैसे करें। हमने बहुत एग्जामिनेशंस में जो बेसिक मैथ्स है वो पढ़ा है सर, बट एडवांस मैथ्स की एक प्रॉब्लम खड़ी होगी, उसको सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों, बिगनर की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए तो सभी नया है। इफ यू आर अ बिगनर स्टूडेंट तो आपके लिए तो सब कुछ ही नया है, बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम शुरुआत करेंगे एडवांस मैथ्स से, जो मेन प्रॉब्लम है बच्चे की, फिर आहिस्ते आहिस्ते हम आएंगे एडवांस मैथ्स के साथ बेसिक मैथ्स के ऊपर भी। और सेपरेट वीडियो के साथ मैं आपको जरूर बता दूंगा रीजनिंग के साथ आपको डील कैसे करना है, और रीजनिंग का सिलेबस जो है वो हम शुरू करेंगे। बट शुरुआती कुछ दिनों में हम कोशिश करेंगे कि हम पहले एडवांस मैथ्स के ऊपर अपनी पकड़ बनाएं, और एक बार पकड़ मजबूत हो गई, नींव बन गई, तो आपको पता है इमारत खड़ी कैसे करनी है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मैथ्स का जो पोर्शन है, मैंने जैसे कल भी बताया, रीजनिंग के साथ अगर मैं मिला दूं तो ऑलमोस्ट 50% जो है वो आपका सिलेबस होल्ड करता है, 50% आपके मार्क्स होल्ड करता है। यानी कि आउट ऑफ 200 मार्क्स अगर 100 मार्क्स जो है मैथ्स एंड रीजनिंग के है, तो आप खुद ही समझिए, और मुझे लगता है बाखूबी पता भी होगा आपको कि ये कितना इंपॉर्टेंस जो है वो रखता है। और मैं बोल रहा हूं कि एक बहुत बड़ी भीड़ है अभी जो एग्जाम में अपेयर होगी, उस भीड़ से अगर आपको अलग होना है तो मैथ्स और रीजनिंग में इस बार आपको पहले से कहीं ज्यादा पकड़ बनानी है। पहले भी मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन था जो बच्चों से डिफरेंशिएट करता था आप सभी को, बट इस बार मैं आपको बता रहा हूं कि लाइन में सबसे पहले खड़ा कर देगा अगर आपने ये मैथ्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो अच्छे से करा होगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम पंकिल कपूर, आप सब देख रहे हो मेरा खुद का चैनल पंकिल कपूर। लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। चलिए भाई, मैं भी काफ़ी देर के बाद YouTube के ऊपर वापस से एक्टिव हो रहा हूँ, और हल्का सा गर्म होने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। वो कल का जो एक वीडियो था उसमें लग चुका है, आज से हम पूरी पकड़ बनाना शुरू कर देंगे। दोस्तों, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स होंगे वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी जो नोटिफिकेशन ऑलरेडी आप देखते थे वो आती रहेगी। कुछ इंपॉर्टेंट अगर मेरी तरफ से कॉन्सेप्ट्स होंगे, कुछ पीडीएफ होंगे, तो मैं वहाँ पर शेयर करूँगा। लिंक्स दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। मैंने बोला हम ज्योमेट्री से शुरू करेंगे। अब ज्योमेट्री में अगर मैं आ जाऊं तो मैंने आपको कल जो सिलेबस बताया था वहां पर पहला टॉपिक क्या आ रहा था, ट्रायंगल, सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। याद आप सभी को? मैंने आपके लिए वक्त बचाने के लिए ऑलमोस्ट सब कुछ जो इस लेक्चर का है वो लिख दिया हुआ है, लगभग 7 से 8 स्लाइड्स है, और ये सब कुछ लिख दिया गया है। बट आइए मेन पॉइंट पे। सॉरी, माइक उतर गया था। अगर हम आ जाए ट्राइंगल के ऊपर, जो मैंने आपको बोला पहला टॉपिक है आपका, तो दिस इज ट्राइंगल। आप मेरे को ये बताइए कि एक ट्राइंगल जो है ये किससे बनता है? एक ट्राइंगल जो है ये बनता है लाइंस से। यानी कि देख रहे हो आप, 3 लाइंस जुड़ी और एक ट्राइंगल बना, और जब ट्राइंगल बनता है तो उसी के साथ आपने ये भी देखा कि एंगल्स जो है वो भी बनते हैं। यानी कि आप जब इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश में आपने देखा है कि अगर आपको टीचर डायरेक्टली सेंटेंस बनाना सिखा दे तो वो बेवकूफ़ी है टीचर की, क्योंकि अगर आपको अल्फाबेट्स के बारे में जानकारी नहीं है, लेटर्स के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप सेंटेंस तो नहीं बना पाओगे। सिमिलरली अगर मैं डायरेक्टली आपको ट्राइंगल के बारे में बताना शुरू हो जाऊं तो ये मेरी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर जो है, मैंने आपको बोला कि लाइंस आ रही हैं, मैंने बोला एंगल्स आ रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये है कि पहले हमारे पास पूरी जानकारी लाइंस और एंगल्स की होनी चाहिए, तब तो मैं ट्राइंगल के ऊपर आ पाऊंगा। यानी ज्योमेट्री का पोर्शन जो है वो रियलिटी में शुरुआत कहां से होती है उसकी, लाइंस एंड एंगल्स के साथ, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट वो लाइंस एंड एंगल्स पढ़ने के बाद ही आप बाकी चीजों के ऊपर आ सकते हो। जैसे मैं हमेशा बोलता था कि बेसिक मैथ्स में परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन आएगा तो आप आगे चल सकते हो। सिमिलरली यहां पे भी लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर आना है, ठीक है। वहां से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये याद रखना। चलिए लाइंस एंड एंगल्स पे आते हैं। तो जितने भी बेसिक्स है लाइंस एंड एंगल्स के, उस पर हम बात करेंगे अभी। फर्स्टली, व्हाट डू मीन बाय लाइन?
एक लाइन क्या होती है? देखो, एक लाइन जो है ये बनी होती है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के साथ और इसकी एक लंबाई होती है, यानी बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ दिया जाए तो एक लाइन बनती है। अगर मैं आपके सामने बनाने की कोशिश करूं, ये बहुत सारे पॉइंट्स को, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर पॉइंट्स है, अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं तो मेरे सामने क्या बन जाएगी? एक लाइन बन जाएगी। क्लियर है पॉइंट? यानी अगर बहुत सारे पॉइंट्स है या इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो इसका तो कोई एंड होगा ही नहीं, इसका तो कोई अंत होगा ही नहीं। वही चीज बोली, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। ये डेफिनेशंस मैंने जानबूझ के लिखी है, ये डेफिनेशंस रट्टा नहीं मारनी है, क्रैम नहीं करनी है, आपको समझनी है। और देखो, मैं आपको उसी तरह से पढ़ाने की कोशिश करूंगा ये सोच के कि यू आर अ बिगिनर, कुछ भी नहीं मालूम है, 9th और 10th में मैथ्स पढ़ा था वो भी भूल गए हैं, आर्ट्स और कॉमर्स और मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स है उनको भी कुछ मालूम नहीं है, ये सभी के लिए जीरो से शुरुआत हो रही है। क्लियर है? लाइन क्या बताया मैंने? जब बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ दिया जाए आपस में तो वो एक लाइन बनाती है। अब बहुत सारे की कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, यानी कोई अंत ही नहीं है। तो अगर कोई अंत ही नहीं है तो अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। क्लियर है? बोलने में जरूर लाइन और लाइन सेगमेंट, हम बड़ी बार लाइन की जगह लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं या लाइन सेगमेंट की जगह हम लाइन बोल देते हैं, बट अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो लाइन अलग चीज है, लाइन सेगमेंट अलग चीज है। आगे आते हैं, अब लाइन सेगमेंट पे आते हैं। अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। वही जो मैंने आपको बोला कि अगर लाइन में कोई अंत नहीं है, अगर उसी लाइन में हम दो जगह लेफ्ट और राइट में अंत डाल दे, एंड डाल दे, तो लाइन का नाम बन जाएगा लाइन सेगमेंट। क्योंकि सेगमेंट का मीनिंग क्या होता है? एक हिस्सा। तो बहुत बड़ी लाइन का एक हिस्सा जो होगा वो होगा लाइन सेगमेंट। क्या डेफिनेशन बताया? अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, एक लेफ्ट में होगा, एक राइट में होगा। अगर इसको आप दूसरी भाषा में बोलना चाहते हो, क्योंकि कुछ बुक्स में ये डेफिनेशन भी लिखी होगी, द पार्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, यानी इस पूरी लाइन का एक हिस्सा, हुज बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, जिसके दोनों एंड जो है वो फिक्स हो गए हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते आप, उसी को बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ये देख रहे हो आप, ये भी एक एंड पॉइंट है, ये देख रहे हो आप, ये भी एक एंड पॉइंट है, बट लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं था। बट एक बात और भी है, रे। हमने 9th और 10th में रे भी सुना है। तो रे में क्या होता है? एक एंड उसका फिक्स होता है और एक एंड उसका फिक्स नहीं होता, यानी एक ही एंड पॉइंट होता है। और रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट। आप देख पा रहे होगे, ये आ गया एंड पॉइंट, दूसरी तरफ उसका, सॉरी ये आ गया एंड पॉइंट, दूसरी तरफ उसका एंड पॉइंट जो है वो नहीं होता। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए, इट सिंपली मींस कि रे को आप एक्सटेंड कर सकते हो, रे आगे की ओर जा सकती है। ये एरो का मीनिंग यही होता है कि आगे की ओर जा सकना, ये याद रखना। कहीं पे अगर मैं फुल स्टॉप डालूंगा वो एंड पॉइंट, ये चीज एक्सटेंड नहीं हो सकती। बट अगर यहां मैं बात करूं एरो डाला है तो ये चीज आगे की ओर एक्सटेंड हो सकती है। तो यहां तो दोनों ही तरफ एरोज है, तो ये दोनों ही तरफ एक्सटेंड हो सकती है। और जो इसकी नोटेशन है, अगर शॉर्ट में लिखना है तो मैंने ए बी लिखा और उसके ऊपर ये पूरी लाइन बना दी। यहां पर देखो, मैंने ए बी लिखा और लाइन सेगमेंट बना दी। सेगमेंट में दोनों तरफ जो है एंड पॉइंट होते हैं। और रे की अगर मैं बात करूं तो एक तरफ एंड पॉइंट है तो ये आ गया एंड पॉइंट, और एक तरफ ये एक्सटेंड हो सकती है, यानी एरो आ गया। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों पॉइंट्स में अब आपको क्लैरिटी हो गई। क्लियर है? अब जब लाइंस हमने सीखा तो बात आती है कोलिनियर पॉइंट्स की, कि कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। देखो, को का मीनिंग क्या है पहले हमें यह समझना चाहिए। को का मीनिंग, को बेसिकली स्टैंड्स फॉर सेम। क्या मतलब है? सेम। देखो, दो पॉइंट जब होंगे उनको जोड़ के तो हम लाइन या लाइन सेगमेंट या कुछ और बना सकते हैं, ठीक है। बट जब भी दो से ज्यादा पॉइंट्स होंगे तो हम यहां पर आ जाएंगे। अगर दो से ज्यादा का मतलब क्या हो गया? तीन की बात कर रहा हूं मैं, तीन से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा। तो 3 और मोर पॉइंट्स लाइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अगर तीन या उससे ज्यादा पॉइंट जो है वो एक सीधी लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और इफ इन केस तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट जो है वो सीधी लाइन के ऊपर नहीं आ रहे तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। समझ रहे हो पॉइंट? यहां पर आप देखिए, ए बी और सी पॉइंट्स जो है ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो जब तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व लाइन नहीं है, कोई स्ट्रेट लाइन है, एक ही लाइन के ऊपर आएंगे तो ए बी और सी कौन से पॉइंट होंगे? कोलिनियर पॉइंट। बट अगर आप देखोगे ये वाले तीन पॉइंट ए बी और सी, इनको अगर मैं एक ही लाइन पे लाने की कोशिश करूंगा, कभी आ सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। देखो कैसे लाऊं? अब मुझे सी को भी अगर इस पे लेना है तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, दो लाइंस बन गई। तो ये पॉइंट्स जो कभी कोलिनियर हो ही नहीं सकते। अगर आपके मन में आ रहा है सर ऐसे करो ना, कर्व ले आओ ना, ये तो एक ही, ये लाइन थोड़ी है, लाइन तो स्ट्रेट होती है, ये लाइन है ही नहीं।
इसका मीनिंग सिंपल है, ये कौन से पॉइंट होंगे, ए बी और सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। डेफिनेशन आपके सामने है, 3 या उससे ज्यादा पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं लाई करते उन्हें हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। ये वही बात हो गई कि मैं अभी आपको एबीसी सिखा रहा हूं, तब हम सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। डन, क्लियर। चलिए क्विक रिवीजन देते हैं पहली स्लाइड के ऊपर। लाइन क्या होती है, बहुत सारे पॉइंट्स को जुड़ के जब बनाया जाता है कुछ, वो लाइन होती है, यानी इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, दोनों तरफ एक्सटेंड की जा सकती है, इसलिए दोनों तरफ एरोज आते हैं। फिर लाइन सेगमेंट क्या होती है, सेगमेंट का मतलब हो गया एक हिस्सा, उसी लाइन का एक हिस्सा, यानी जिसके दोनों एंड्स होंगे फिक्स होंगे, 2 एंड पॉइंट होंगे, तो वो लाइन सेगमेंट होगी। रे क्या हो गई, एक तरफ पकड़ के रखा है, एक तरफ एंड पॉइंट है यहां पे, बट दूसरी तरफ एक्सटेंड हो सकती है, उससे हम क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। डन। फिर मैंने आपको बताया कोलिनियर पॉइंट्स, 3 या उससे ज्यादा पॉइंट जो होंगे अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, सीधी रेखा के ऊपर लाई कर रहे हैं तो कोलिनियर, बट अगर 3 या उससे ज्यादा पॉइंट सीधी रेखा के ऊपर लाई नहीं कर रहे तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। उम्मीद करता हूं ये अब आपको क्लियर होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। चलिए मैंने आपको बताया ट्राइंगल्स को सीखने के लिए सबसे पहले तो हमें लाइंस सीखनी थी, वो मैंने पीछे सिखाई, फिर एंगल्स सीखने, अब ये एंगल्स आपके सामने हैं। जरूर कहीं ना कहीं बचपन में सुना होगा, आप में से कईयों को पता भी होगा, मेरा मोटिव उनको समझाना है जिनको नहीं पता, और अगर पता है तो सीख लो, कुछ नया भी देखने को मिल सकता है। देखो कुल मिला के लगभग 4-5 तरह के एंगल्स होते हैं। तो पहला एंगल जो होता है वो होता है एक्यूट एंगल। देखो नाम से ही पता चल रहा है एक्यूट, छोटा, क्यूट याद करो, क्यूट बच्चा हमेशा छोटा होगा, बहुत बड़ा फैला हुआ तो होगा नहीं। तो एक्यूट का मीनिंग होगा छोटा, यानी वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से कम है। हम हमेशा 90 डिग्री को और 180 डिग्री को रेफरेंस पॉइंट्स मान के चलेंगे, ठीक है। 90 और 180 को क्या मान के चलेंगे, रेफरेंस पॉइंट्स। जो भी चीजों को हमने देखना है वो इन्हीं के इर्द गिर्द देखना है। तो वो एंगल जिसकी जो वैल्यू होगी, जिसका जो मेजरमेंट होगा वो 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज्यादा हो, 0 से तो ज्यादा होगा तभी एंगल बनेगा, तो वो एक एक्यूट एंगल होगा। ये लिखा है, इफ एन एंगल लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री देन इट विल बी एन एक्यूट एंगल। अब इसको अगर आपने लिखना है तो लिखेंगे कैसे, देखो दोस्तों इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं, THETA, ये प्रोनाउंसिएशन याद रखना, थीटा। तो थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री से बड़ी होगी या 90 डिग्री से कम होगी वो एक्यूट एंगल होंगे। अगर आप पूछोगे सर कुछ एग्जांपल्स दे दीजिए तो मैं बता देता हूं। मतलब 50 डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा एक्यूट होगा। 40 डिग्री क्या होगा, एक्यूट। 89 डिग्री क्या होगा, एक्यूट। 1 डिग्री एंगल भी क्या होगा, एक्यूट। 60 डिग्री एंगल भी क्या होगा, एक्यूट। बट 90 डिग्री एंगल क्या होगा, वो एक्यूट नहीं होगा, उसके आगे की बात हो रही है वो। यानी सेकंड एंगल जो है वो राइट एंगल है। एक एंगल जिसकी मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री है उसी को हम राइट एंगल बोलते हैं। यानी यहां पे तो बहुत सारे एंगल्स आ जाएंगे एक्यूट के अंदर, बट राइट एंगल की जब बात करोगे वहां वैल्यू एक ही है, 90 डिग्री होना चाहिए। दिस विल बी अ राइट एंगल। ये आप देख पा रहे होंगे, इसको हम ऐसे बनाते हैं। देखने में भी ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन आती है, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। दोस्तों यहां पर आपको कैसे पता चला ये 90 से कम है, मैं आपको बताता हूं अभी। देखो मैं यहां पर अगर डॉटेड लाइन बना दूं तो ये एंगल होता है ना 90 का, तो ये लाइन जो है ये उससे यहां पर आ रही है तो छोटा ही होगा ना। मेरे हिसाब से ये लगभग 45 डिग्री या बीच से निकला है, 45 डिग्री का होगा। क्लियर हो गया, राइट एंगल समझ आ गया। फिर आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल के ऊपर। अब ऑब्ट्यूज जिसको हम बोलते हैं ना, एक इंसान अगर मोटा हो गया तो ओबीज बोलते हैं, कुछ एक इंग्लिश वर्ड होता है कुछ बीमारी का, या ओबेसिटी बोलते हैं ना, उसी की तरह मिलता जुलता है। यानी ये बड़ा एंगल होगा तो 90 डिग्री से जो बड़े एंगल्स होते हैं 180 डिग्री से पहले 90 से ज्यादा बट 180 से कम, वो होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इफ एन एंगल लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, इनके बीच में, ना मैं 90 की बात कर रहा हूं क्योंकि 90 तो एक्यूट राइट एंगल है, ना ही मैं 180 डिग्री की बात करूं क्योंकि 180 डिग्री जो है वो तो स्ट्रेट एंगल है। इनके बीच के एंगल्स जो होंगे वो ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। तो थीटा की वैल्यू 90 से तो बड़ी होगी बट 180 डिग्री से कम होगी। कोई भी एंगल उठा के देख लो, जैसे 120 डिग्री हो गया, 110 डिग्री हो गया, 91 डिग्री हो गया, 179 डिग्री हो गया। 91 देखो 90 से बड़ा है, 179 देखो 180 से छोटा है। तो अब ये शेप ऐसी क्यों होगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं एंगल ऐसे बनाता तो 90 का था, मैं उससे बाहर चला गया हूं तो ये एंगल उससे बड़ा ही होगा, यानी ऑब्ट्यूज होगा। आइए स्ट्रेट लाइन एंगल के ऊपर बात करते हैं। तो एक एंगल जिसकी मेजरमेंट जो है वो एग्जैक्टली 180 डिग्री है उसी को मैं स्ट्रेट लाइन बोलूंगा, स्ट्रेट लाइन एंगल। एन एंगल हुज मेजरमेंट इज एग्जैक्टली 180 डिग्री,
सीधी रेखा के ऊपर ये जो एंगल बनाया जाता है स्ट्रेट लाइन एंगल, इसी को मैं 180 डिग्री वाला एंगल बोल रहा हूं। दूसरी भाषा में स्ट्रेट लाइन एंगल बोल रहा हूं। रिफ्लेक्स एंगल के ऊपर आइए। अब 180 से ऊपर भी जाना हमें, तो वो एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से ऊपर मगर 360 डिग्री से कम होगी, तो वो होगा रिफ्लेक्स एंगल। क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। अब देखो, आपको मालूम है ये कितने डिग्री था? ये था 90 डिग्री, याद है? और अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड कर दूं, ये वाला, तो ये एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो मैंने जो अभी ये एंगल बनाया है आपके सामने, ध्यान से देखो, ये 180 से भी बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो ये कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूज नहीं, रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि 180 से भी बड़ा है। अब मन में आपका आ रहा होगा, सर ऐसे तो वैल्यू कभी रुकेगी नहीं, 360 से भी ऊपर चले जाओगे, आप पता नहीं हजारों तक चले जाओगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है? क्योंकि एक सर्कल में अगर बनाता हूं तो वो 360 डिग्री का ही होता है। सारे एंगल्स इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। देखो ना, ये 90 डिग्री का एंगल आ गया। अगर स्ट्रेट लाइन बना दूं, यहां पे ये 180 डिग्री का एंगल आ गया। और इसके बीच में कौन से एंगल होंगे? एक्यूट एंगल होंगे, याद है? फिर इनके बीच में कौन से एंगल होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, याद है? और ये वाले एंगल्स कौन से होंगे? 180 से यहां तक रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है ना? दोबारा बोल रहा हूं, ये बिल्कुल, अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी, तो ये आ गया राइट एंगल 90 और 0 डिग्री के बीच में। यार ये फिगर मुझे लगता है बना देनी चाहिए, ज्यादा आपको बेहतर समझ आएगा। यहां देखो, अब यहां देखो, ये कौन सा एंगल आ गया भाई? राइट एंगल 90 डिग्री का। 90 और 0 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स होंगे वो कौन से होंगे? एक्यूट एंगल। 90 और 180 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल होंगे कौन से होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। 180 और ये 0 डिग्री बोलो, ये इसी को 360 भी बोला जाता है। तो कौन से एंगल होंगे यहाँ पे? यहाँ होंगे रिफ्लेक्स एंगल। और 180 डिग्री खुद कौन सा एंगल है? स्ट्रेट लाइन एंगल। डन? चलिए भाई, एंगल्स के बारे में भी अब हमें जानकारी हो गई है। तो दोबारा से सेकंड स्लाइड को भी क्विक रिवीजन देते हैं। एक्यूट कौन सा होगा? क्यूट है, छोटा है, 90 डिग्री से छोटे, 0 डिग्री से तो बड़े होंगे ही। फिर 90 डिग्री कौन सा होगा? राइट एंगल। और 90 और 180 के बीच में अगर मैं आ जाऊं तो ऑब्ट्यूज एंगल। अगर मैं 180 डिग्री की बात कर रहा हूं तो स्ट्रेट लाइन एंगल। 180 डिग्री से ऊपर 360 से पहले उनके बीच के एंगल्स की बात कर रहा हूं तो रिफ्लेक्स एंगल्स। चलिए, अब आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है टॉपिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो, ये सीखने के लिए पहले चीजें हमें मालूम होना चाहिए थी ना, तभी तो हम इस पे आएंगे ना। चलिए, अब इस पे आते हैं। देखो, अब इसका मीनिंग क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग हो गया जब भी दो एंगल्स का जो जोड़ होगा, सम होगा, अगर वो एग्जैक्टली 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो मैं ये बोलूंगा वो दोनों एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। बस इतना याद रखना आपको। और इफ इन केस दो एंगल्स का सम जो है वो एग्जैक्टली 180 डिग्री है, तो आपको याद रखना है वो होगी सप्लीमेंट्री एंगल। अब इसमें कंफ्यूजन मत कर देना, कॉम्प्लीमेंट्री को सप्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री को कॉम्प्लीमेंट्री मत कर देना कि दोनों एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो कौन से होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। अब मत सप्लीमेंट्री कर दो। तो मैं कुछ बताता हूं याद करने का तरीका। अगर मैं ए बी सी आपको बताऊं, ए बी सी डी ई एफ सो ऑन टू, फिर एस बी आएगा, एस टी सो ऑन टू क्या आएगा? जेड। तो एबीसी में मुझे बताइए सी पहले आता है या एस पहले आता है? ये आ गया सी, सी पहले आ गया, यानी ये कौन सा एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एस बाद में आया तो ये कौन सा है? सप्लीमेंट्री एंगल, है ना? तो वैसे ही पहले आने का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री पहले आएगा क्या? 180 डिग्री पहले आएगा? 90 डिग्री पहले आएगा ना। तो वैसे ही 90 डिग्री की जब मैं बात कर रहा हूं तो वो पहले कौन आता है? कॉम्प्लीमेंट्री। याद रखोगे, 90 के बाद आता है 180 डिग्री, तो वैसे ही सी के बाद आता है एस, ये याद रखेंगे अब। तो अब एग्जांपल्स के ऊपर अगर आप आते हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे, तो दोनों को जोड़ के 90 आना चाहिए। 60 में क्या जोड़ोगे? 90 आएगा। 30 जोड़ेंगे तो उसका 30 डिग्री आंसर होगा। तो उल्टा कर दो, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री का निकालना चाहूं तो 30 में क्या जोड़ोगे कि 90 आए? 60 जोड़ेंगे, तो 60 डिग्री इसका होगा। यानी अगर दो एंगल, एंगल ए और एंगल बी का सम 90 डिग्री है, तो मैं बोलूंगा एंगल ए और बी जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। वही बात यहां पे
मुझे सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है 60 डिग्री का, दोनों एंगल्स का सम अगर 180 होगा तब सप्लीमेंट्री है। तो अगर एक 60 है उसमें क्या जोड़ोगे 180 बने 120, तो 60 का सप्लीमेंट्री 120, तो 120 का सप्लीमेंट्री 60, यानी अगर एंगल ए और एंगल बी का जोड़ 180 है तो मैं बोलूंगा एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या है, फिर सप्लीमेंट्री है। इसके अलावा यहां कुछ भी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस तो बनेंगे अभी, क्वेश्चंस के ऊपर तो हमने आना है, वो आगे की बात होगी। ये कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों। मेरी हर एक वीडियो जो होगी मैथ्स की, मैं आपको बता दूं, हर दिन दोपहर 12 बजे अपलोड होगी, ठीक है। या तो मैं मॉर्निंग में बना लिया करूंगा 12 बजे का, आपको प्रीमियर डाल दूंगा, या मैं रात को बनाया करूंगा, तब भी नेक्स्ट डे 12 बजे का ही प्रीमियर होगा, बट आपको 12 बजे मिलेगी, ये याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अब आती है बहुत एक इंटरेस्टिंग बात, इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंगल्स जो हमने मेन पढ़े थे, मेनली तो वो वही थे 4-5 तरह के, बट अब उनकी आगे एक्सटेंशंस आ जाती है, ठीक है। बहुत सारे एंगल्स बनते हैं उनके बाद, उनकी शेप को कैसे याद रखना है वो मैं सिखाऊंगा आपको। पहला आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जब भी इस तरह से लाइंस हो कि एक दूसरे के साथ क्रॉस बना रही हो, जब भी लाइंस इस तरह से हो कि एक दूसरे के ऊपर क्रॉस बना रही हो, जैसे यहां बनाया, तो याद रखना आमने सामने वाले एंगल्स जो होते हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। देखो ऑपोजिट का मतलब ही होता है आमने सामने। वर्टिकली क्यों बोला? हॉरिजॉन्टल होता है स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल होता है 90 डिग्री वाली लाइन। तो ये एंगल्स एक दूसरे को, सॉरी लाइंस, ये लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही होती है, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल बी जो मैंने यहां बनाने की कोशिश करी है, देख पा रहे होंगे आप, ये एक दूसरे के क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो मैं यहां लिख देता हूं, एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, VOA शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह से अब आप बोलोगे सर क्या खाली ए और बी ही वर्टिकली ऑपोजिट है, कोई और नहीं बनता? यहां पे पेयर बनता है। अगर मैं इस एंगल की और इस एंगल की बात करूं, ये एंगल सी आ गया, ये एंगल डी आ गया, तो ये भी आमने सामने वाले एंगल है, यानी एंगल सी और एंगल डी भी आपस में कौन से एंगल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल की शेप को दिमाग में आप डालोगे तो आगे जाके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इसमें कुछ थ्योरम्स होंगी, वो समझाने के लिए पहले एंगल्स की जानकारी होनी चाहिए। अब आपको एक पॉइंट और बता दूं, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है, ऐसी बेवकूफी मत रखना। देखो ये एंगल मैंने यहां पे बनाया इसलिए छोटा लग रहा है ना, एंगल तो बन चुका है, जितने डिग्री का होगा उतने डिग्री का ही होगा। ये मैं नोटेशन दिखा रहा हूं, तो इसी को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं। ये सिर्फ एंगल को पकड़ने का, एंगल को दिखाने का एक तरीका है। तो यही एंगल जो है, ये यही एंगल है। कंपास लेके मेजर करोगे, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, क्योंकि एंगल बनता कैसे है, लाइंस के बीच में। ये रियलिटी में तो एंगल ये वाला है ना, कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में कितना एंगल है। तो चाहे पकड़ो यहां से यहां से यहां से, बात तो एक ही हुई। क्लियर है? ये याद रखना। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपको समझ अगर आ चुका है, आइए आगे ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर। जब भी एक सीधी लाइन दो या उससे ज्यादा लाइंस को कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरसेक्ट एंड बाइसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब सिर्फ होता है काटना, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल हिस्सों में बांटना, इक्वल हिस्सों में काटना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताऊं, पॉइंट ए पॉइंट बी, यहां पे एक पॉइंट आ गया, पॉइंट छोड़ो, एक लाइन आ गई, एक लाइन आ गई, इस लाइन को काट रही है सी पॉइंट पे, ठीक है। वैसे ही ए बी लाइन को एक लाइन काट रही है यहां पर सी पॉइंट पे। ध्यान से समझना। अब जब इस लाइन ने, पूरा नाम बोल देता हूं, इसका नाम रख लेते हैं हम एक्स वाई, इसका रख लेते हैं एक्स वाई। ए बी लाइन को एक्स वाई लाइन ने किस पॉइंट पे काटा, सी पॉइंट पे काटा, इसको बोलेंगे हम इंटरसेक्ट। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे काटने के बाद एक हिस्सा छोटा है, एक हिस्सा बड़ा है, बट यहां पर ए बी लाइन ने को एक्स वाई लाइन ने सी पॉइंट पे काटा, बट काटा इस तरह से है कि दोनों तरफ जो आपको हिस्से दिख रहे हैं वो बराबर हिस्से दिख रहे हैं। इसको इंटरसेक्ट तो बोल सकते हो आप, बट प्रॉपर वर्ड जो है बाइसेक्ट होता है, बाइसेक्टिंग, याद रखना आप, ठीक है। चलिए, ये अलग कभी यूज हो सकता है, तो मैंने पहले बताया आपको, यहां पे भी रोल नहीं है। A straight line intersecting two or more lines at different points is called a transversal line. तो यहां पर ट्रांसवर्सल कौन होगा? देखो दो लाइंस ऐसे दिख रही है आपको, इन दो लाइंस को इस लाइन ने काटा है, देख रहे हो आप? तो
तो इस लाइन को जो मैंने अभी ब्राउन कलर से बनाया, इसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। यहां पर भी अगर आप देखोगे दो लाइंस को एक तीसरी लाइन ने काटा है, तो जो काट रहा है दोनों लाइन को क्या बोलेंगे, उनको ट्रांसवर्सल। बट बच्चे के दिमाग में हमेशा ऐसा होता है कि ट्रांसवर्सल तब बनाया जाता है सर जब दो पैरेलल लाइंस हो। अरे ऐसा नहीं है, मैंने यहां नॉन पैरेलल लाइंस भी बना के बता दी आपको। तो ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस में भी हो सकता है, नॉन पैरेलल लाइंस में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बस इतना पता होना चाहिए कि दो लाइंस को काटने वाली लाइन जो होती है उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। मैं इसको ट्रांसवर्सल नहीं बोल सकता, मैं इनको ट्रांसवर्सल नहीं बोल सकता, जिसने काटा है दैट विल बी ट्रांसवर्सल। डन। चलिए अब बात आती है सर हमने नए शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, पैरेलल लाइन क्या है, नॉन पैरेलल लाइन क्या है, बताता हूं मैं। अगर दो लाइन के बीच की दूरी हर जगह एक जैसी हो, प्रॉपर डेफिनेशन टेक्निकल वे में यही होती है। देखो ए बी और सी डी के बीच में जितनी दूरी यहां पर है, अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, हर जगह सेम दूरी है या नहीं, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस है। बट यहां पर आप देखो यहां दूरी कम है, यहां दूरी बहुत बढ़ गई, तो इसको नॉन पैरेलल लाइन बोलते हैं। और ऐसे भी बोल सकते हो आमने सामने वाली लाइन बिल्कुल सीधी दिखनी चाहिए तो वो पैरेलल, ऐसे दिखेगी तो नॉन पैरेलल। बट मैंने आपको क्या सिखाना था, ट्रांसवर्सल। मुझे लगता है अब आपको मैं सिखा पाया होऊंगा। वो लाइन जो किन्हीं दो लाइंस को कट करती है, उस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अब अगर आपने ट्रांसवर्सल सीखा तो फिर मेरा फर्ज बनता है मैं आपको एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स के बारे में जानकारी दूं। और मेरे भाइयों, एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स समझने के बाद इस वीडियो को हम रखेंगे इतना। कंटेंट मैंने आपके लिए बहुत सारा लिख के रखा हुआ है। अब आगे अगर आप देखोगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी है। नहीं इतना नहीं रखेंगे यार, खत्म ही करते हैं इसको। चलो मेरे भाइयों खत्म ही करते हैं, खत्म ही करते हैं। अब देखो दो लाइंस बनाई मैंने, ट्रांसवर्सल बनाया मैंने, अब कुछ एंगल्स नए इंट्रोड्यूस होंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखो समझना, ये दो लाइंस जो है इसके अंदर जितने भी एंगल आएंगे ना, इन दो लाइंस के अंदर जो भी एंगल आएंगे उन्हें बोलेंगे इंटीरियर एंगल, यानी अंदर वाले एंगल। और इन दो लाइन के बाहर वाले जो एंगल्स होंगे उन्हें बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाले एंगल। कुल मिला के 8 एंगल देखने को मिल रहे हैं। जब दो लाइंस को एक तीसरी लाइन काटती है तो कुल मिला के 8 एंगल देखने को मिलते हैं। तो 4 एंगल जो होंगे वो अंदर की तरफ है, इंटीरियर एंगल, और 4 एंगल जो है वो बाहर की तरफ है, वो है एक्सटीरियर एंगल। देखो आप ध्यान से, 1 2 3 4 इन दो लाइंस के बाहर आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 कौन से एंगल हो गए, एक्सटीरियर एंगल। वहीं पे 5 6 7 8 इन दो लाइंस के बीच के एंगल है, तो 5 6 7 8 कौन से एंगल हो गए, इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हो गया पॉइंट, डन है। चलिए अच्छा, कोई कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछिएगा। सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम वगैरह सब, टेलीग्राम, सभी के लिंक्स जो होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए होंगे, और वहाँ भी आप चाहो तो मैसेज वगैरह कर सकते हो। बट मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डालने की, ठीक है। इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल की बात आपको समझ आ गई। अब यहीं से आगे और बनते हैं, बट मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन देता हूँ इस स्लाइड की। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हो गए, जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या सिखाया, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, दो या उससे ज्यादा लाइंस को अगर कोई एक तीसरी लाइन काट रही है, वो जो काट रही है वो ट्रांसवर्सल है। फिर दो लाइंस के बीच के जो एंगल होंगे इंटीरियर, उनके बाहर जो एंगल होंगे वो एक्सटीरियर होंगे। आगे चलते हैं, इनकी कोई डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। अब आ गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बचपन में आपने सुना होगा जो एंगल Z बनाते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, जो एंगल उल्टा Z बनाते हैं वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं। ये याद करने का तरीका है, बट इसमें हम नहीं जाएंगे, हम इससे भी आसान पे आएंगे। देखो क्या Z बनाने का मतलब क्या हो गया, आप देख रहे हो ना, ये Z बन रहा है, तो Z के अंदर एक ये एंगल आ रहा है, एक ये एंगल आ रहा है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। हमेशा याद रखिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। बट अभी होते क्या है पहले मैं वो तो बताऊंगा आपको। बराबर मतलब इक्वल होते हैं, जितना एंगल यहां बनेगा उतना ही यहां बनेगा। आइए मैं बोल क्या रहा हूं आपको, ये तो पता है ना, नाम क्या आ रहा है, इंटीरियर एंगल, यानी दो लाइन के बीच वाले एंगल्स की बात हो रही होगी। और बोला क्या है, अल्टरनेट बोला। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। तिरछा याद रखोगे आप, मेरी रियल मीनिंग तिरछा नहीं है, याद करने का तरीका बता रहा हूं। तिरछा बोलो या इंक्लाइंड बोलो, ठीक है। यानी अगर मैं 1 के लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ढूंढ रहा हूं तो होगा तो इसके सामने,
इस लाइन पे होगा, बट बिल्कुल इसके सामने एग्जैक्टली ऑपोजिट वाला नहीं होगा, बल्कि यहां वाला होगा, मतलब तिरछा वाला होगा, तिरछा समझे, इंक्लाइंड वाला होगा। वैसे ही 3 के लिए अगर मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ढूंढ रहा हूं, इंटीरियर तो है ही है क्योंकि दो लाइन के बीच में है, तो कौन सा होगा, ये वाला होगा, देख रहे हो, ये वाला होगा। तो अगर z की भाषा में देखो, z बना रहे हो, z बना लो कहीं पे भी, ये आ गया z, तो z ये बना, 1 और 2 एंगल्स होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। वैसे ही अगर मैं उल्टा z बना दूं, उल्टा z देख रहे हो आप, तो यहां पे 3 और 4 एंगल आ रहे हैं, तो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गए। अंदर में जब आप z बना रहे हो, चाहे सीधा चाहे उल्टा, आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख जाएंगे। बट मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं वो ज्यादा आसान है। क्या आसान है, देखो मैं बताता हूं। 1 के लिए मुझे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ढूंढना है, तो इंटीरियर है तो अंदर होंगे, दोनों लाइन के अंदर होंगे। अल्टरनेट है यानी इसके सामने वाला ये वाला नहीं होगा, बल्कि ये वाला होगा। 3 के लिए ये वाला होगा। वैसे अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के ऊपर अगर मैं आ जाऊं, तो वो भी देख लो आप। एक्सटीरियर है तो दो लाइन के तो बाहर ही होगा, यानी 1 के लिए यहां नहीं होगा, यहां होगा, बताया था ना मैंने। तो एंगल 1 और एंगल 2 है एक्सटीरियर एंगल, सेम कलर से बनाए हैं, देख लो आप। एंगल 1 एंड एंगल 2 आगे कौन से, एक्सटीरियर तो हाई है, बट अल्टरनेट एक्सटीरियर है। वैसे एंगल 3 के लिए यहां नहीं होगा, बल्कि यहां होगा। एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो भी कौन से आ गए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। उम्मीद करता हूं ये अब आपको समझ आ गया होगा, है ना। एक लास्ट रह गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अब कौन से हो गए, अब वो भी समझिएगा। कॉरस्पॉन्डिंग में एक बाहर का पकड़ा जाता है, एक अंदर का पकड़ा जाता है। ये देख रहे हो, ये वाला एंगल जो है ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 1 एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग है। वैसे अगर मैं यहां बनाता तो ये वाला एंगल जो एंगल 3 एंगल 4 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है। अल्टरनेट को छोड़ दो तो बाकी कॉरस्पॉन्डिंग बचे, अल्टरनेट का बिल्कुल रिवर्सल, रेसिप्रोकल, उल्टा। अब आप बोलोगे सर मुझे बताइए कलर चेंज करके ये एंगल 5 बनाया, इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, अंदर वाला बनाया ना, अंदर के लिए बाहर होता है, मैंने बताया ना आपको, बाहर के लिए अंदर, अंदर के लिए बाहर। एंगल 5 ये है, लाइन छोड़ दो तो एंगल 6 होगा। अगर ये एंगल 7 है तो इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 8 होगा। प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी घबरा क्यों रहे हो। और आपको अगर लग रहा है सही बहुत सारे एंगल्स आ गए यार, अभी मैं आपको आधे घंटे में सारे याद करवा दूंगा, डिट्टो आपके टिप्स पे होंगे ये सारे। तो रिपीट करा रहा हूं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, अंदर के ढूंढने हैं, तिरछे ढूंढने हैं। 1 के लिए कौन होगा, ये वाला एंगल होगा, मतलब नाम यहां 1 दिए, कुछ और नाम भी हो सकता है, बट हो शेप देखो आप, Z बना रहे हैं, इसके लिए ये और इसके लिए ये। एक्सटीरियर की बात करूंगा तो ऑब्वियसली इसके लिए ये तो नहीं होगा ना, तिरछा ही देखना ना, ये होगा। अल्टरनेट का मतलब ही तिरछा आ गया, इसके लिए ये होगा। कॉरस्पॉन्डिंग की जब मैं बात करूंगा तो मैंने आपको क्या बताया, इसके लिए कौन सा एंगल आएगा कॉरस्पॉन्डिंग, इसके लिए बिल्कुल इसके सामने वाला एंगल, यानी अल्टरनेट को छोड़ दो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बचे। 1 जहां पे पड़ा हुआ इसके लिए ये होगा 2, 5 जहां पड़ा इसके लिए ये होगा 6, वैसे ही 3 के लिए 4, 7 के लिए 8। तो लास्ट दोस्तों एक क्विक रिवीजन दे देते हैं हम। अब मैंने आपके सामने कंप्लीट फिगर बना दिए, हर तरह का एंगल आपके सामने दिखा दिए। यहां पर अब प्रैक्टिस करते फिर इस वीडियो को करेंगे हम एंड। देखियो नाम भी लिखे आपके सामने ही है। तो मेरे भाई एंगल 1, अभी वहां मत देखना, कसम लगे आपको, इधर देखो पहले। एंगल 1 और एंगल 5 कौन सा एंगल है, अभी मैंने पीछे लास्ट में बताया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि एक ही जगह पे, ट्रांसवर्सल के एक ही जगह पे देख रहे हो आप। तो एंगल 1 एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग, एंगल 4 एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग, पेयर बन रहा है 1 5, देख रहे हो आप। वैसे ही 4 8, इधर आ जाओ 2 और 6, 2 और 6, 3 और 7, 3 एंड 7, ये भी कौन से एंगल्स है, सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और होता क्या है, ये जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं, यानी एंगल 1 5 बराबर होंगे, इक्वल होंगे, 2 6 भी, 4 8 भी और 3 7 भी। चलो आइए कहीं और मैं पूछता हूं आपसे, कुछ और पूछता हूं, मुझे बताओ। अब दो लाइन के अंदर एंगल्स की बात करूंगा तो अल्टरनेट वाले एंगल्स होंगे, अल्टरनेट तो होंगे ही, इंटीरियर एंगल होंगे। कौन से, इंटीरियर एंगल। अब देखिए कौन सा, एंगल 4 के लिए इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर कौन होगा एंगल 4 के लिए, ये तो नहीं होगा, तिरछा बताया था, तो एंगल 4 के लिए कौन होगा भाई, एंगल 6 होगा। कलर चेंज करके बता रहा हूं, एंगल 4 के लिए कौन होगा, एंगल 6, देखो ना उल्टा Z बन रहा है। वैसे एंगल 3 के लिए कौन होगा, एंगल 5, 3 के लिए एंगल 5, 4 के लिए एंगल 6। कौन से एंगल हैं, अंदर तो आ ही रहे हैं बट अल्टरनेट वाले हैं। अब दूसरा दोबारा समझिएगा, एक्सटीरियर की बात कर रहा हूं मैं, दो लाइन के बाहर देखो अब, तो एंगल 1 के लिए अल्टरनेट कौन सा होगा, इधर नहीं आएंगे ना,
ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड जाएंगे तो दूसरी साइड जाएंगे तो एंगल 7, और 2 के लिए कौन होगा, एंगल 8। तो एंगल 1 के लिए एंगल 7, एंगल 2 के लिए एंगल 8। इससे ज्यादा मैं इस पर बात नहीं करूंगा अब। और अब मेरी उम्मीद है कि अब आपको इन तरह के एंगल्स के बारे में जानकारी मिल गई होगी। यही था दोस्तों लाइंस एंड एंगल्स। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्या, इस सबकी प्रैक्टिस, क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। और कोई सवाल अगर आपका बनता है इस पे तो आप कमेंट पे पूछिएगा मेरे से। अब आता हूं दोस्तों, सिर्फ मैं लूंगा आपके 2 मिनट, जितना भी हमने पढ़ा है इसी वीडियो के दौरान हम उसको याद कर लेते हैं। देखो कैसे। सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको, अपने मन में आप बोलिएगा लाइन क्या होगी। जब भी बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को आप जोड़ते हो, यानी उसका कोई एंड पॉइंट, कोई अंत नहीं होता, तो हम लाइन बोलते हैं। बट अगर उसी लाइन में से एक हिस्सा निकालोगे, एक सेगमेंट निकालोगे और दोनों एंड उसके फिक्स कर दोगे, 2 एंड पॉइंट लगाओगे, तो वो लाइन सेगमेंट बन जाएगी। फिर मैंने आपको बताया रे क्या होता है, कि एक तरफ से उसको पकड़ के रखा होता है, दूसरी तरफ वो एक्सटेंड की जा सकती है, यानी एक एंड पॉइंट होगा, दूसरा एंड पॉइंट नहीं होगा, वो आ गई रे। फिर हम किस पे आए थे, कोलिनियर पॉइंट। 3 या उससे ज्यादा पॉइंट अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो वो कोलिनियर, बट अगर वो एक सीधी रेखा के ऊपर लाई नहीं कर रहे तो नॉन कोलिनियर, जो मैंने आपके सामने फिगर भी बना के बताई है। इसकी अगली स्लाइड पे हम क्या आ गए थे, एंगल्स की जानकारी ली। एक्यूट कौन सा था, 90 डिग्री से छोटा। क्यूट है, छोटा है, 90 से छोटा। 90 का नाम क्या है, राइट एंगल। 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ऑब्ट्यूज एंगल। 180 खुद क्या बोलती है उसको, स्ट्रेट एंगल। और 180 से ऊपर आ जाओ अगर, 360 से नीचे, उसे क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल। रिवीजन मिल रही है इस पॉइंट की। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। क्या सीखा था हमने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब 2 एंगल्स का जोड़ सम 90 डिग्री होगा तो कौन से एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री। बट उन्हीं 2 एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होगा तो कौन से एंगल्स, सप्लीमेंट्री। याद है, आइए आगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमने कौन से देखे थे, जब क्रॉस बनता है तो आमने सामने वाले एंगल्स, याद है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या थी, 2 या उससे ज्यादा लाइन को अगर कोई एक तीसरी लाइन कट कर रही है तो जो कट करेगी उसी को बोलेंगे ट्रांसवर्सल। एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स क्या बोले थे, यही 2 लाइन जो कट हो रही है, इनके अंदर वाले एंगल्स कौन से हैं, इंटीरियर, और बाहर वाले एंगल्स कौन से हैं, एक्सटीरियर। और लास्ट में हमने क्या सीखा, अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर। अगर मैं अल्टरनेट इंटीरियर पे आ जाऊं, होंगे तो अंदर वाले बट होंगे तिरछे। एक होगा ट्रांसवर्सल के इस तरफ, दूसरा होगा ट्रांसवर्सल के इस तरफ, यानी 1, 2 एंड 3, 4। एक्सटीरियर पे आ जाओ तो 2 लाइन के बाहर वाले, अल्टरनेट ढूंढने हैं तो तिरछा, यानी एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड, दूसरा ट्रांसवर्सल के राइट साइड, 1, 2, 3, 4। कोरस्पॉन्डिंग में मैंने क्या सिखाया आपको कि ये ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होते हैं, वन साइड ही होते हैं। तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ देखो, 1 के लिए कोरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, एक छोड़ के यानी 2। 3 के लिए 4, 5 के लिए 6 एंड 7 के लिए ये वाला 8। तो ये बार बार जब हम क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे हमें फिर तो ये माइंड के अंदर बैठना ही है। तो दोस्तों ये था आज का पहला लेक्चर, जहां पे मैंने ज्योमेट्री पोर्शन से शुरुआत करी है आपके एडवांस मैथ्स के साथ, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वहाँ पे हम एमसीक्यूज के साथ इन सबकी प्रैक्टिस करेंगे। इस चैनल को जैसा शेयर कर रहे हो जरूर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स तक, और जिन बच्चों तक यह जानकारी मिली है और नहीं भी मिली अगर, तो अगर आप उन तक पहुंचाओगे तो जल्दी रीच बढ़ेगी, और साथ ही हम क्या करेंगे, मोटिवेशन के साथ और ज़्यादा हद तक आपके साथ तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, और कोशिश करेंगे कि 12 बजे के अराउंड आपकी वीडियो जो है वो अपलोड हो जाए।